आइए आज मुलाकात करते हैं रावत भाटा के गांव बोराव में जन्मे अचानक चर्चित हुए एक चर्चित व्यक्तित्व से। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेकू विधानसभा के पारस जैन की, जिन्होंने अचानक से कुछ ही दिनों पहले एक कांग्रेस जनों की हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी कर समस्त विधानसभा के राजनीतिक समीकरण बदल दिए। लगभग 20,000 लोगों का विशाल जनसमूह इकट्ठा कर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी कार की छत पर चढ़कर झूमने को मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं जिला चित्तौड़गढ़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हेड जोत सिंह सोगरवाल की खास बातचीत के साथ आखिर क्या है मंशा, क्या कांग्रेस से अगले विधायक के रूप में उपस्थिति तो नहीं है यह महासभा। नमस्कार साथियों, मैं हूं जोत सिंह सोगरवाल, अपडेट इंडिया टीवी राजस्थान से। आज हम उपस्थित हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री पारस जी जैन साहब, जिन्होंने रावत भाटा उपखंड में बेगू विधानसभा में एक विशाल जनसभा का आयोजन करके समस्त रावत भाटा में समस्त विधानसभा के अंदर राजनीतिक महकमे में एक तरह का हड़कंप सा ला दिया। तो आइए चर्चा करते हैं और जानकारी करते हैं कि आखिर कौन है पारस जी जैन साहब, और आज रूबरू कराते हैं आपको उस शख्सियत से जिन्हें पारस जैन के नाम से जाना जाता है। जी सर, मैं जोत सिंह सोगरवाल हूँ और आपसे जो है मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा, और आपके विषय में बहुत कुछ हमने सुना। इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जो सभा थी यहाँ पे, जो रावत भाटा की बोराव की जो भूमि है यहाँ पे कराई गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में आप कह सकते हैं लगभग 20,000 जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के, और वो भी विपक्ष में रहते हुए यहाँ पे उपस्थित रहे। और अचानक से पूरे रावत भाटा में, पूरे विधानसभा में, पूरे चित्तौड़ जिले में, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी रावत भाटा की भूमि पर आए, और एक तरह से ऐसा हड़कंप सा और भूचाल सा मच गया चारों तरफ राजनीतिक महकमे में कि अचानक पारस जैन नाम का जो मामला जैसा जो नाम उभरा है यहाँ पे। तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि आप जो कांग्रेस के जो टाइम है, कितने समय से आप लोग जुड़े हुए हैं और कितने समय से आप यहाँ पे जो है कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि पर जो काम कर रहे हैं। तो छोटी सी जानकारी सर मैं आपसे चाहूँगा कि कृपया पहले आप एक छोटा सा आपका परिचय मुझे प्रदान कीजिए। जैन साहब, आपने बेधड़क बातें बताई हैं, उनका जवाबों का जो उत्तर आपने बेधड़क अंदाज में दिया है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने जो रावत भाटा जो क्षेत्र है, जो पठारी इलाका जो इधर आता है, इसमें से अधिकतर पठारी इलाका जो है धारा 20 यानी कि एनजीटी में फंसा हुआ है। यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं ये किसी ज़माने में दूब क्षेत्र में थे, जहाँ चंबल नदी का जो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, उस क्षेत्र में इनके गांव थे, खेत खलियान थे। वहाँ से उठ करके ये अन्यत्र जगहों पर बस गए। शायद उस जमाने में जब इनको बसाया गया था इधर, तो उस समय शायद इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली, जिससे आज भी वो लोग आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए। हम तो पिछड़ा हुआ नहीं बोलेंगे, काफ़ी मतलब जो बैक में है पिछड़े हुए हैं। और एक इलाका राजस्थान का ऐसा है कि वहाँ जैसे कि पूर्वी राजस्थान मानो आप, हम पूर्वी राजस्थान से अगर इधर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये इलाका लगभग 40 साल वहाँ से पीछे है, और जैसे ही कोटा से आगे हम पूर्वी राजस्थान में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 40 साल वो आगे वो इलाका हमसे आगे निकल चुका है। तो अब दोबारा से यहाँ पे जो एजेंटी का दंश जो यहाँ के लोगों के माथे पे एक तरह से परमाणु बम की तरह फूटा है कि भाई अब यहाँ से ये कहाँ जाएंगे। कभी नागनी गांव के अंदर बवाल हो जाता है, कभी अभी ब्राह्मणी नदी यहाँ पास में बन रही है, तो यहाँ पे भी 4-5-6 गाँव आ रहे हैं बीच में। कल भी ये खबर लगी थी, तो उसमें भी देखा कि वो गाँव वाले कभी इकट्ठा होते हैं, कभी काले खेत वाला मैटर आ जाता है, वहाँ के लोग उठ के ज्ञापन देने जाते हैं, और अब ये एनजीटी का मामला आ रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि रावत भाटा के जो क्षेत्र में कुछ बवंडरकारी जो समय हो रहा है, जो लोगों में जो असंतोष व्याप्त है, अब लोगों की तो ऐसी मामला हो गया है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो यथास्थिति ऐसे की ऐसी बनी हुई है, भाजपा की सरकार आती है तो यथास्थिति ऐसे की ऐसी बनी हुई है। तो मतलब हम जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो वादे तो लंबे लंबे कर देते हैं, जैसे ही उनका समय आता है अगली बार, तो उन्हीं वादों को वो धरातल पर नहीं उतारते हैं, जिसमें पब्लिक के मतलब हाथ हुई निराशा का जो माहौल है वो लगता है। इस विषय पे कुछ 2 बातें आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जैसा कि मैं किसी की इस मामले में बुराई नहीं करूँगा या किसी के लिए कुछ कहूँगा नहीं। मैंने तो अभी आपसे पहले भी कहा कि भाई अगर यहाँ का अगर कोई लोकल आदमी होगा
और वो अगर उसको प्रतिनिधित्व मिलता है तो वो यहाँ के जनता के जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, उनको वो समझता है और उनको वो उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए भी काम करेगा। चूँकि मैंने अपनी स्पीच में भी बोला था, धारा 20 के लिए जो 40 गांव हमारे आज भी पिछले कई सालों से जो लोग उनको उनकी भूमि का अधिकार नहीं है, इस संबंध में मैंने उस स्पीच में ही बोला था। जूली साहब को भी बताया था कि भाई आप विधानसभा में इस मामले में भी मुद्दा उठाएं। मैं आपसे जब आज यहाँ से भिलवाड़ा पानी गया, मैं आपसे कहना वो किसी भी गवर्नमेंट में गया जी जी भिलवाड़ा पानी गया, तो भिलवाड़ा जब पानी गया तो उसके लिए इन्होंने जो वन विभाग से गुजर की गई लाइन, उसके लिए परमिशन ली होगी। उसके बाद अभी पिछले कार्यकाल में नाथद्वारा गया, अभी ये हमारे ब्राह्मणी नदी पे डैम बना के बीसलपुर पानी ले जा रहे हैं। जैसे हमारे जो जयपुर और आसपास के जिलों के भाइयों के लिए पानी ले जा रहे हैं, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ से ले जा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहले मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जब कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, उनका हेलीकॉप्टर वहाँ सीधे वहीं आपके रावतबाटा के आसपास कहीं वहाँ लैंड किया, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो वो क्षेत्र में कुछ अच्छी सौगातें दे के जाएंगे, भाई वो यहाँ से पानी ले जा रहे हैं तो यहाँ के लोगों के लिए पहले पानी की व्यवस्था करेंगे, या यहाँ के लोगों के लिए सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था करके जाएंगे, ऐसी घोषणाएं करके जाएंगे, ऐसी उम्मीद थी लोगों को, बड़ी उत्सुकता थी। पर जब वो आए ऐसे घूम फिर के, जैसे वो कोई पर्यटक घूमने के हिसाब से आते हैं, वैसे घूम फिर के देख के नज़ारा और चले गए, और दूसरे दिन पता लगा कि वो तो यहाँ कुछ देने नहीं, यहाँ से कुछ ले जाने आए हैं, वो देखने आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई जब ये ब्राह्मणी नदी पे डैम बना के वहाँ यहाँ से पानी ले जा सकते हैं, यहाँ से भिलवाड़ा पानी ले जा सकते हैं, यहाँ से नाथद्वारा पानी ले जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं? यहाँ के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर इनका ध्यान क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, या तो उन लोगों को यहाँ के लोगों की ज़्यादा चिंता नहीं है, इसको यही मान सकते हैं। अब जैसे धारा 20 की बात करके ये लोगों को उनके जमीन के अधिकार से वंचित करते हैं। आज जहाँ पे ये डैम बना रहे हैं वो भी धारा 20 के अंतर्गत ही आता है, वो एरिया भी। क्या वहाँ इनको डैम बनाने के लिए परमिशन मिल गई और लोगों को धारा मुक्त करने के लिए इनको परमिशन नहीं मिल रही है? तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये यहाँ का जो लोकल आदमी है वही अच्छी तरह से उठा सकता है, वही इन समस्याओं से उनको यहाँ के लोगों को निजात दिला सकता है। बाकी आप देख ही रहे हैं, इतने सालों से इनको जो जरूरत होती है वो ले जाते हैं, पर यहाँ के लोगों की किसी को चिंता फिक्र नहीं है। तो ये ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। धारा 20 की है, अपने राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन में जो मजदूर संघ हैं उनके साथ जो शोषण हो रहा है, और देखा जाए तो यहाँ के लोगों के लिए, जैसे भिलवाड़ा पानी गया वहाँ पे लोग अच्छे से पानी पी रहे हैं, यहाँ पे आज भी गांव में जो पानी के पीने की जो लाइनें हैं या जो नल व्यवस्था गवर्नमेंट ने जो पास की थी, वो नल आज भी उन नलों से पानी नहीं आ रहा है, मतलब वो व्यवस्थाएं आज भी सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। तो खाली बाहर वाले लोगों की इतनी चिंता है, और यहाँ के लोगों की अगर बिल्कुल भी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं है, तो यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। और निश्चित तौर पर अगर मौका मिलता है 2028 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, तो हम सबसे पहले यहाँ की जो लोगों की ज्वलंत समस्याएं हैं उनके लिए पहले काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरा नाम पारस कुमार जैन है और मेरा जन्म 79 में हुआ। लगभग 28-29 साल की उम्र में 2008 में जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने युवा कांग्रेस इलेक्शन के माध्यम से स्टार्ट किए थे, उस समय मैंने उनसे प्रभावित होकर कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई इस युवा कांग्रेस के माध्यम से उन लोगों को मौका मिलेगा जो वास्तविकता में कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, और जिनको जनता चाहती है वही निर्वाचित होकर हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी बनेंगे।
तो 2008 में जब उन्होंने ये अभियान चालू किया तब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और 2008 के युवा कांग्रेस के इलेक्शन में विधानसभा में जितने भी 18 से 35 साल के युवा थे उन्होंने उसमें वोट किया। जो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे उन्होंने उसमें वोट किया और उस समय मैं विधानसभा महासचिव के रूप में निर्वाचित हुआ। वहीं से मेरे कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 2008 से 2010 तक मैं युवा कांग्रेस का विधानसभा महासचिव रहा। उसके बाद 2010 में वापस 2 साल का ही कार्यकाल था, तो उसके बाद वापस इलेक्शन हुए युवा कांग्रेस में। उस समय यहाँ के लोगों ने मेरा जो 2 साल का विधानसभा महासचिव का कार्यकाल देखा और मेरी एक्टिविटी को देखा, लोगों के प्रति जुड़ाव देखा, तो दोबारा मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो लोगों ने मुझे एक तरफा आशीर्वाद देके, यहाँ की मतलब युवा कांग्रेस के साथियों ने एक तरफा आशीर्वाद देके मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया। 2010 से लेके 2017 तक मैं युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा बेगूं विधानसभा में, क्योंकि उस दौरान कार्यकाल तो हालांकि 2 साल का था, पर उस दौरान फिर वो इलेक्शन बंद हो गए थे। तो जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक जो पदाधिकारी थे उन्हीं को कार्यभार देखना था। तो 2017 तक मैंने वो देखा। उसके बाद 2017 में दोबारा इलेक्शन हो गए युवा कांग्रेस के, तो फिर मेरी ओवर एज हो गई, जैसे 35 साल से ज़्यादा एबो उम्र हो गई, तो मैं उसमें भागीदारी नहीं कर सकता था। तो दूसरे साथियों ने उसमें भागीदारी की और मेरे पीछे और भी बहुत सारे साथी युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। मेरे बाद भी 2 करीब विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। 2018 में फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का एक अग्रिम संगठन है, उसमें मुझे पूरे जिले की कमान दी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में मुझे जिला संयोजक के पद पर मुझे बिठाया। 2018 से लेकर 2023 तक मैंने उस पद पर कार्य किया। उसके बाद भी 2023 में जब दूसरे संयोजक बन गए, उसके बाद भी मैंने निरंतर कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दी है। और अभी हाल ही में आंजना साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी ने मेरे काम को देखते हुए 2025 में अगस्त महीने में मुझे बेगूं रावतभाटा ब्लॉक का कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि भी आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम करना है, तो मैंने स्वतः ही उनको हाँ भरी। मैंने कहा बिल्कुल, आपका जो आदेश होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, आपका जो भी आदेश होगा वह मैं निश्चित रूप से उसको पूरा करूँगा। उसी संदर्भ में उन्होंने 14 अगस्त को मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया 2025 में, और 17 सितंबर 2025 को मुझे कार्यक्रम करने की डेट दी। और वो डेट मुझे लगभग 10 दिन पहले उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि भी आपको 17 सितंबर को प्रोग्राम करना है। हमारा 16 सितंबर का उनका एक प्रोग्राम था, शायद दौसा के आसपास या कहाँ था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ प्रोग्राम करके 17 को आपके यहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो मात्र 10 दिन में मैंने पूरी विधानसभा में घूम के लोगों को बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली, हमारे रंधावा साहब जो प्रदेश प्रभारी हैं, सभी को मतलब हमने आमंत्रित किया। और मैंने सभी लोगों को ये बताया कि भाई सभी अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, तो आप सबको पधारना है। वो साथ ही मैंने ये भी कहा कि भाई वो अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं टीकाराम जूली जी हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी रंधावा जी हैं, आदरणीय हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं उदयलाल जी आंजना साहब, सब आएंगे और वो आपके हक की बात करेंगे। ये बात मैंने विधानसभा में गांव-गांव जाकर बोली, तो सभी लोगों ने अच्छा आशीर्वाद दिया। और आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि भी ऐसा प्रोग्राम जो कभी मेरी जानकारी में या यहाँ पे जो जैसे लोगों ने भी कहा है कि भी पिछले कई वर्षों से ऐसा प्रोग्राम इस विधानसभा में तो नहीं हुआ है। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, और उसका कारण एक मैं समझता हूँ कि यह भी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 2 साल हो गए हैं, इन 2 सालों में
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, शायद उससे लोग नाखुश थे, या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विकास और अन्य सभी मुद्दों पर पिछड़ गई है। मैं ऐसा मानता हूँ, लोगों ने भी ऐसा माना, इसीलिए उस कार्यक्रम में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और वो आए। जिन साहब, ये तो आपका परिचय रहा, लेकिन जिस तरीके से जो आपने जो प्रोग्राम कराया था और इस प्रोग्राम में जो जन समूह उमड़ते हुए जो यहाँ आया, जिसमें पीसीसी चीफ भी आपके शामिल हुए और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब भी इसमें शामिल हुए, आपको नहीं लगता है कि रावतबटा जो क्षेत्र है या विधानसभा है, और हम विधानसभा में बात करें तो रावतबटा एक अलग जगह है। पूरे भारत देश में ये रेड जोन में गिना जाता है। यहाँ परमाणु बिजली घर नाम का भी संयंत्र है, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा परमाणु पार्क भी इसको माना जाता है। यहाँ कुछ ज्वलंतशील मुद्दे हैं। अगर भविष्य में आपको ऐसा मौका मिलता है, हम भी चाहते हैं कि भविष्य में आपको ऐसा मौका मिले, और पब्लिक भी कहीं ना कहीं से चाहती है, इसलिए इतना बड़ा हुजूम उसमें उमड़ा कि भविष्य में आपको अगर जो है कुछ आगे जाने का मौका मिले, जैसे रावतबटा में जो मजदूरों के जो हालात हैं, इसके विषय में भी मैंने शायद आपका एक वीडियो सुना था, जो अवैध वसूली वगैरह यहाँ पे जो इस टाइप के प्रोग्राम चलते रहते हैं, उस अवैध वसूली का जो प्रोग्राम था, जो परमाणु बिजली घर में एक बहुत बड़े स्तर पर जो चलता है, जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला है जो प्रत्येक वर्ष होता है, तो उसमें जो शासन कांग्रेस का भी निकला और भाजपा का भी निकला, तो ऐसा क्या रहा मतलब आपके हिसाब से कि वो आज तक उस पर प्रतिबंध नहीं लग पाया या बंद नहीं लग पाया, या फिर मतलब इसके विषय में आपकी सोच क्या है कि कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या कैसे उसके ऊपर ऐसा कुछ करा जा सकता है कि वो अवैध वसूली नाम का जो दंश है यहाँ के मजदूरों के सर से हट जाए। कुछ इस विषय में आप जनता को जानकारी प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये एक गंभीर मुद्दा है अपने क्षेत्र का, और इसके संबंध में जैसा कि आपने देखा होगा कि उस सम्मेलन के दौरान मैंने अपनी स्पीच में भी ये बोला था कि भाई यहाँ पे गरीब और मजदूर लोगों का शोषण हो रहा है, जहाँ मतलब अणुशक्ति की जो इतनी सारी इकाइयाँ हैं, उनमें जो कार्यरत हमारे क्षेत्र के जो काफ़ी नौजवान युवा साथी हैं, उनसे 5 से 10 हज़ार रुपये हर महीने वसूली की जाती है। उस संबंध में मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और डोटासरा साहब को, वो अपने टीकाराम जूली साहब को भी अवगत कराया था कि भाई हमारे यहाँ पे लोगों का इतना जो शोषण हो रहा है, इस संबंध में वो विधानसभा में भी इस चीज़ का मुद्दा उठाएं। साथ ही ये जो अपने क्षेत्र की जो समस्या है, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत गंभीर और ज्वलंत समस्या है। यहाँ के लोगों को जो उनका जो काम का जो पैसा है वो उनको पूरा मिलना चाहिए, और उसके लिए अगर कभी मेरे को मौका मिला तो मैं इस समस्या को जड़ से खत्म करने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रश्न और था जिन साहब, जैसे कि अभी जो रावतबटा जो पूरा विधानसभा है, रावतबटा सही, रावतबटा एक ऐसी जगह है जो अपने जिले से भी लगभग 150 किलोमीटर कटी हुई जगह है। यहाँ की अगर चारों तरफ जाएंगे तो एमपी की सीमा जाती है, एक साइड जाएंगे तो कोटा की सीमा जाती है, मतलब कहीं से भी जिले का कोई अटैचमेंट नहीं। कुछ लोगों ने एक ऐसी बात उठाई थी बीच में, अभी कलेक्टर साहब भी आए थे, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने बात उठाई थी, क्यों ना साहब रावतबटा को एक अलग से जो जिला बना दिया जाए, या रावतबटा की जैसे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि है, बहुत बड़ी जगह है, रावतबटा जैसा होना चाहिए वर्तमान में वैसा नहीं है, तो इसमें परिवर्तनशीलता लाने के लिए, जैसे अभी भी राजस्थान में बहुत सारे जिले बने, तो छोटे छोटे जिलों को भी मतलब जगहों को भी मतलब जो जिला बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि हमारी ऐसी रावतबटा क्षेत्र की या रावतबटा की जनताओं की ऐसी कुछ उपेक्षा की जा रही है कि ना चाहते हुए भी इसको रावतबटा को कुछ ऐसा दर्जा नहीं दिया जा रहा है ताकि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ पर लगभग 1.5-2 लाख लगभग जो पब्लिक है यहाँ पे पूरे उपखंड में, उसको लाभ प्राप्त हो या कोई कुछ ऐसा प्राप्त हो कि पब्लिक को संतुष्टि हो। एक असंतोषता जो है पब्लिक के अंदर, असंतुष्टि का माहौल पब्लिक के दिलों में यहाँ बना हुआ है, इसके विषय में आपका क्या कहना है जैन साहब? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि रावतबटा को जिले का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले में यह क्षेत्र आता है, और रावतबटा से भी 30 किलोमीटर आगे जो कुंडाल अपन जिसको बोलते हैं, वहाँ तक इसका चित्तौड़ जिले की सीमा आती है।
अब कुंडाल का व्यक्ति अगर उसको कोई जिले का कोई काम होता है तो वो वहाँ से जब निकलता है सुबह तो दोपहर तक तो वो जिले हेडक्वार्टर पर पहुँचता है, और वापस अगर वो उसका काम खत्म करके वापस अगर आता है तो उसको आते आते रात हो जाती है। तो ये बिल्कुल यहाँ के लोगों की मांग है कि भाई रावतबाटा को जिला बनाया जाए, और जो आज दिन तक लोगों की यहाँ के लोगों की भावनाओं की जो उपेक्षा हुई है जिले को जिला बनाने को लेकर, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां और यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते होंगे, इसीलिए यहाँ के लोगों की मतलब इस भावना को वो पूरा नहीं कर रहे हैं या इनकी उपेक्षा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कभी मौका मिला तो रावतबाटा को जिला बनाने के लिए मैं संकल्पित हूँ कि भाई रावतबाटा जिला बनना चाहिए और यहाँ के लोगों को इसका अधिकार मिलना चाहिए। चूँकि यहाँ पे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन और भी बहुत सारी इकाइयाँ हैं, और यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं भी अभी उपलब्ध नहीं हैं, वो सब चीज़ें भी मतलब उनको मिलनी चाहिए। और जिले की प्राथमिकता अगर होगी और जिला या रावतबाटा बनता है तो वो सब मूलभूत सुविधाएं भी उन लोगों को मिलेगी। इस चीज़ के लिए हम भी संकल्पित हैं कि भी रावतबाटा को जिले का दर्जा मिलना चाहिए। जैन साहब, अगला एक छोटा सा सवाल ये था कि रावतबाटा की जो 27 ग्राम पंचायतें हैं, तो यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो ग्रामीण जो लोग निवास करते हैं, तो कोई जैसे डूब से विस्थापित हैं, कोई पहले से ही वहीं पे काबिज हैं, और जैसे ही रावतबाटा नगर का नाम आता है तो मैंने सुना है, मैंने खुद ने भी सुना है और यहाँ के लोग भी सुनते रहते हैं कि रावतबाटा में जो बसने वाले जो नगरवासी हैं ये अधिकतर जैसे हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश के 41 जिलों के निवासी हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं। कोई पास के पड़ोस के राज्य से भी है, कोई चेन्नई का भी है, महाराष्ट्र का भी है, ऐसे करते हुए एक मिनी इंडिया सा जो रावतबाटा लगता है। तो जैसे जैसे रावतबाटा में जैसे कि अभी जब पट्टों की बात आती है, अभी कुछ पट्टे वितरण भी किए गए हैं, तो हर बार मतलब जो 95% लोगों के पास में रावतबाटा में पट्टे नहीं है, ये बड़ा समस्या का विषय है। और जब जैसे पट्टों की बात आती है तो कुछ नेतृत्वकर्ता जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये रावतबाटा के नहीं है, बाहर के हैं। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है कि जो लोग लगातार यहाँ पे 5-5, 6-6 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, 70-70 साल से, 80-80 साल से, जो प्लांट ये जो अपना राणा प्रताप सागर बांध जो बना था उस जमाने से भी लोग बाग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां यहाँ पर निकल गई हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पे भी उनका कोई आशियाना नहीं है। तो इसके विषय में कुछ आपका क्या कहना है कि क्या रावतबाटा में रहने वाले जो बाहर के जो लोग हैं, जो 4-4 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, क्या वाकई उनको यहाँ पे रहने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई यहाँ के लोग पट्टे के अधिकार से वंचित हैं। ये हम भी देख रहे हैं, काफ़ी सालों से लोग इस आवास पट्टों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, और समय समय पर इस पट्टे के नाम पे यहाँ पे चाहे कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कहता है कि भाई कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी प्रतिनिधित्व करता है वो लोगों को डराता है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है कि भाई जो एक तरफ तो सरकार बोलती है कि भाई हम लोगों को आवास देंगे, जो भी मूलभूत सुविधाएं आवास देंगे, शिक्षा देंगे, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो अधिनियम बने थे, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, वो जो कानून ऐसे ऐसे सरकारों ने जो कानून बनाए, उस कानून के हिसाब से लोगों को जो 1 साल से भी अगर कहीं रह रहा हो तो उसको उस जगह का पट्टा मिलना चाहिए, न कि ये बोल के उसको मतलब प्रताड़ित किया जाता हो या भी कि तेरे को पट्टा नहीं मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर कहीं ना कहीं अगर जैसे यहाँ के लोकल आदमी को, इस मामले में भी मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ के अगर किसी लोकल आदमी को अगर प्रतिनिधित्व मिलता है, मैं नहीं कहता हूँ कि भाई मुझे मिले या किसी को भी मिले, तो वो यहाँ के लोगों की दर्द को समझेगा और वो कम से कम इतना तो करेगा कि जो जिस घर में निवास कर रहा है उसको उसका पट्टा मिले, उसके लिए वो लड़ेगा, उनको पट्टा दिलाने के लिए संकल्पित रहेगा। और हम चाहते हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो बरसों से रह रहे हैं उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं, रावतबाटा हो चाहे और भी कई जगह हो। तो ये नहीं होना चाहिए। जिसका घर टूटता है, जिसका मकान टूटता है, जिसका आशियाना टूटता है,
उसके दिल पे क्या गुजरती है वही जानता है, या फिर यहाँ का आदमी महसूस कर सकता है कि भाई उसने कितनी मेहनत से ये मकान बनाया है। अब पट्टा देने का काम सरकार का है तो उसको पट्टा देना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, वो उसका मूलभूत अधिकार है। अगर कहीं ना कहीं जैसे अभी नगर पालिका और पंचायती राज के चुनाव भी आने वाले हैं, अगर जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देगी तो हम कहीं ना कहीं अगर नगर पालिका में चेयरमैन बनाने में अगर सफल हुए तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो अगर चेयरमैन हमारा बना तो हम वहां कोशिश ये करेंगे कि भी एक भी आदमी पट्टों से वंचित नहीं रहे। जो जहाँ रह रहा है उसको उसका मकान का पट्टा मिलना चाहिए, वो आराम से रहे, उसके मन में ये डर नहीं रहे कि भाई कहीं कोई किसी भी समय कोई मेरा मकान तोड़ नहीं दे। तो हम इस चीज़ के लिए सतर्क हैं। तो जैन साहब, मैं अब अंतिम दो शब्द बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। आपको नहीं लगता है कि भाई आने वाले समय पे, जैसे कि आपने एक शब्द कहा बहुत अच्छा लगा कि जो इंसान जिस भूमि पर जहाँ पैदा हुआ होता है और जिस भूमि पर वो बड़ा होता है उसे अपनी क्षेत्र की चिंता ज़्यादा होती है, या वो जिस परिवार से भी जुड़ा रहता है। ये एक उदाहरण है, जैसे आपका भी जिस परिवार में जन्म हुआ है, मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ है, या किसी का भी अन्यत्र किसी परिवार में जन्म होता है अपने में, तो अपने परिवार की चिंता उस परिवार के सदस्य को होती है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब मैं थोड़ा आपसे एक शब्द बोलना चाहूँगा कि अभी जो आपका जो यहाँ पे जो आपकी जो एक महासभा हुई है, जो लगभग 20,000 से भी ज़्यादा उसमें लोग शामिल थे, और भाई हम जैसे, अगर मैं मेरे विचार से कहना चाहता हूँ, भविष्य में आप अपने आप को मतलब किस नेतृत्वकर्ता के रूप में देखना चाहेंगे? जैसे एक पब्लिक में एक बात चल रही है और वो बात हमने भी सुनी है कि भाई आने वाले विधानसभा के चुनावों में कि हमारे जो पारस जी जैन साहब हैं कि हो सकता है विधानसभा चुनावों में जो है वो एक एमएलए के रूप में दावेदारी पेश करें। ऐसा मतलब जो है लोगों में एक फुसफुसाहट जो चल रही है, उसके विषय में जनता जानना चाहती है कि पारस जैन साहब का इस विषय में क्या कहना है? नहीं, ये तो देखो सर, लोगों का प्यार है कि लोग कहते हैं, और मेरा भी उद्देश्य ये रहता है कि भाई लोगों के सुख दुख में मैं जुड़ा रहूं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो आंजना साहब जो हमारे पूर्व मंत्री निम्बाहेड़ा से जो विधायक बनते हैं और हमारे मतलब सांसद प्रतिनिधि भी हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, उन्होंने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय डोटासरा साहब ने उसमें कुछ देख के और उन्होंने कहा कि भाई तेरे को हम कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं और तेरे को यहाँ पे लोगों के दुख दर्द में जाना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहना है। तो मेरा तो यही है कि भाई जो उन्होंने मेरे को काम दिया है या जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि जब से मैं कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ, 5 महीने हो गए, मैं कभी घर पे नहीं रुका हूँ। मैं हर दिन मतलब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सुख दुख में जाता ही हूँ, और मेरा यही प्रयास रहता है कि भाई मैं हर जगह पहुँचूँ। और रही बात जो आप वो कह रहे हैं विधानसभा का प्रतिनिधित्व की, वो हमारे आला कमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो तय करते हैं। उसमें मैं ऐसा कुछ आपको कहूँगा नहीं। जो उनका दिशा निर्देश होगा और जो वो चाहेंगे, वो जिस किसी को भी प्रतिनिधि बना के भेजेंगे, हम उसके लिए तन मन धन से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि भी 2028 में बेगू विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, भारी बहुमत से जीते, विधानसभा में जाए और यहाँ के लोगों की समस्याओं का निराकरण करे, उनके मुद्दों को उठाए। धारा 20 वाला मुद्दा हो, चाहे यहाँ के लोगों की पीने के पानी की समस्या हो, नहर की समस्या हो सिंचाई के लिए, यहाँ के जो हमारे मजदूर भाई है उनके साथ जो शोषण हो रहा है उनकी समस्या हो, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो वो डिसाइड करेंगे, जो जिसको वो प्रतिनिधित्व देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। और आने वाले 2028 में हम ये चाहेंगे कि भी यहाँ के लोगों को चाहे पट्टे वाली बात हो, इन सब समस्याओं से छुटकारा मिले, निजात मिले, लोग आराम से रहें, शांति से रहें, भाईचारे से रहें। मैं इतना ही चाहूँगा। तो धन्यवाद साथियों, ये हमारे बीच में जो आज उपस्थित थे, जिनसे आप लोग रूबरू हो रहे हैं, माननीय पारस जी जैन साहब जो हैं, और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि
हमारे द्वारा पूछे गए जो आप लोगों के ही सवाल थे, जनता के सवाल थे, उन सवालों को एक मुद्दे के रूप में हमने जैन साहब से आज पूछा और जैन साहब ने बड़े ही बेबाक अंदाज में अपने शब्दों को बड़े ही सुंदर रूप में आप सब लोगों के सामने पेश किया, जिसमें शायद हमें भी ये ना लगा कि कोई राजनीतिक द्वैषता भी आज के इस छोटे से एक परिचय वाले जो अहम बात में जो मुद्दे की बात जो आज हमने रखी थी, जैन साहब ने कुछ इस तरीके से बातों को आप सब लोगों के सामने पेश किया कि शायद उसमें कोई राजनीतिक द्वैषता भी नहीं है। तो मैं ज्योत सिंह सोगरवाल, अपडेट इंडिया टीवी से, जिला चित्तौड़गढ़।